जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसए पेपर के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली यूपीएससी मेंस में होके हटा है। और जैसे कि हमने पिछले साल देखा था 2021 में कि हम लोगों को सारे के सारे फिलोसॉफिकल एसे देखने को मिले थे। आज भी जो भी एसे हम लोगों को मिले हैं इस बारी पेपर में देखने के लिए, दे आर ऑल्सो फिलोसॉफिकल टाइप्स ओनली। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस तरह का पेपर आया है, क्या पिछले साल से ज़्यादा डिफिकल्ट था या ईजी था, और हम लोग अपना एक ऐसे यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। मैटर फैक्ट में पूरे 8 एसेस का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, सो दैट आपको जो है एक पर्सपेक्टिव मिल जाए कि किस तरह से इस एसे को लिखना था। और अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज गो एंड राइट दीज एसेस डाउन, और वहाँ पे जाके जो है अपने एसे राइटिंग की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मुझे भेजना भी चाहते हैं तो आप जो है नीचे दिए गए नंबर्स में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड इस एसे को मुझे भेज सकते हैं। आई विल बी डेफिनेटली आई लव टू चेक देम आउट ऑल्सो। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगेन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है यूपीएससी के लिए। 23 के बैचेस एंड इवन 24 के बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमारे साथ बैचेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का ऐसे का पेपर था। एज यूजुअल जैसे हमने पिछले साल या उससे पिछले साल देखा था, हमको 2 ऐसे करने थे। ईच ऐसे वाज अराउंड 120 मार्क्स, 125 मार्क्स का आपका ऐसे था। एंड इस ऐसे में जो है हम लोगों को अराउंड 1000 टू 1200 वर्ड जो है वो लिखने थे गाइस। तो ठीक, ये आपका पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन में आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपका, या पहला एसे का जो टॉपिक है दैट इज फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ठीक है जी। ये एसे को मैं थोड़ा बहुत डिटेल भी करने वाला हूं, तो इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आई विल बी डिटेलिंग इट इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन। हम लोग सेकंड ऐसे देखते हैं, पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे जो है पोएट्स की इंपॉर्टेंस, उनके जो है पॉलिटिकल तंज कसने की जो उनकी प्रक्रिया है या उनके बेसिक जो फिलोसॉफी है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। बहुत सारे पोएट्स आप देखोगे मोस्टली, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आप इंग्लिश रेवोल्यूशन की बात करो, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करो, थॉमस जेफरसन हो गए, वॉल्टेयर, रूसो, इवन इंडियन थिंकर्स के बारे में बात कर सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के पोएट्स हैं जिन्होंने इस तरह की पॉलिटिकल फिलॉसफीज दी हैं जिनको कि इवेंचुअली यूज करके बहुत बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हम लोग लेके आए हैं, या बहुत बड़े इस तरह के जो है रेवोल्यूशनरी या रिफॉर्मेटिव लॉज हम लोग लेके आए हैं। सो ये ऐसे इस चीज के ऊपर डिवोटेड था, तो काफी अच्छा ऐसे था। Then the third one was in this section one was history is a series of victories won by a scientific man over a romantic man. So scientific man जो है यहाँ पे इसको प्राथमिकता देने की बात किया कि जो रोमांटिक मैन है, जो बेसिकली किसी आइडियोलॉजी को रोमांटिसाइज कर देता है, जो बेसिकली काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग मैन है, या फिर जो है आप कह सकते हो जो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करता, उसको हम लोग रोमांटिक मैन बोल सकते हैं। साइंटिफिक मैन इज वन विच इज बेसिंग इट्स आइडियाज एंड फिलोसफी ऑन लॉजिक एंड रीजन। एंड साइंटिफिक मैन जो है वो क्या करता है, वो हिस्ट्री में काफ़ी आगे, मतलब अगर आप देखो कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, रोमांटिक मैन के बीच में, साइंटिफिक मैन के बीच में, और साइंटिफिक मैन जो है वो कंटिन्यूसली जीतता हुआ आ रहा है। ठीक है, स्पेशली लास्ट हमने कुछ 1000 सालों में देखा है कि साइंटिफिक मैन जो है उसने धीरे धीरे क्या किया है, उसने तरक्की करी है और वर्ल्ड को एक नए ऑर्डर की तरफ लेके गया है। यहाँ पे भी हम लोग यही बात करने वाले हैं इस ऐसे के अंदर। ये ऐसे भी मैं बाद में डिटेल में लूंगा, काफी अच्छा ऐसे है। एंड लास्ट इज अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप्स आर फॉर। ठीक है जी, जो हार्बर के ऊपर जो शिप होती है, ठीक है, बंदरगाह में खड़ी जो जहाज है वो सुरक्षित जरूर है, बट जहाज इसके लिए नहीं बने होते। जहाज जो है वो क्या है, वो समुद्र में तैरने के लिए बने हैं, सेल करने के लिए बने हैं, और इवन तूफान आते तो उनको जो है विदहोल्ड करने के लिए या उनको जो है फेस करने के लिए बने हैं। सो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि भाई आप अगर आप कोई जो है नए स्टेप्स नहीं उठाओगे, नए काम नहीं करोगे, या अगर आप कोई जो है चैलेंजिंग वर्क नहीं करोगे, तो जो है आप एक कंफर्ट जोन में रह जाओगे और आगे जो है इंप्रूव नहीं करोगे, तरक्की नहीं करोगे। सो ये भी बहुत अच्छा ऐसे था। एंड मैटर ऑफ फैक्ट दिस वाज अ वेरी, इन चारों में अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही आप कह सकते हो कि ईजी ऐसे था, क्योंकि हम लोग पिछले 1-1.5 साल 2 साल से हम लोग कंटिन्यूसली फिलोसॉफिकल एसेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस ऐसे को हम लोगों ने कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिस किया ही होगा। इस ऐसे को जो है काफ़ी सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया है पहले सेक्शन के अंदर से। एंड देन इज योर सेकंड सेक्शन में सबसे पहला जो आपका ऐसे है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। कि अच्छे दिनों के टाइम पे ही जो आपको इंप्रूवमेंट करनी होती है, बुरे दिन के टाइम पे तो हम लोग क्या करते हैं, फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऐसे है। मैटर फैक्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि अटेम्प्टेड ऐसे होगा यूपीएससी में, क्योंकि इस बारी के मेंस में, क्योंकि अगेन ये जो चीज़ें हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट की या फिर व्हाट इज़ द राइट
टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस डेवलप करना, इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट डेवलप करना, ये सब के ऊपर हमने काफ़ी सारे पिछले साल ऐसे किए थे. तो दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी ऑप्टेड essay as far as this year is concerned. You cannot step in the same river twice. So बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है एंशिएंट फिलोसोफर में से, आई गेस हेराक्लिटस का कोट है ये, या फिर एनेक्सिमेंडर का कोट है. सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल कोट. एंड इसमें जो है बात करी हुई है कि भाई जो समय निकल गया आप उसे दोबारा नहीं जी सकते हो, जो एक बार ये काम हो गया उसको आप दोबारा नहीं कर सकते हो, वो सिचुएशंस, वो कंडीशंस, वो टाइम आपके लिए दोबारा नहीं आएगा. सो आपको जो है जब भी आप कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई कुछ करना है, तो आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड देना है. तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, एक्सप्लेन करनी है. ठीक है जी, बहुत ही अच्छा कोट है. बट अगेन आई डाउट कि बहुत लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा. अ स्माइल इज अ चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिगिटीज. ठीक है, सो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था, बट अगर आप इसे हिंदी में पढ़ो तो बहुत इजीली आप इसको डेसिफर कर सकते हो कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन है. तो अगर आप भी जब डाउट में हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या पाथ आपको लेना चाहिए, क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप स्माइल करोगे, काम डाउन करोगे अपने आप को और शांत होकर सोचोगे, तो आपको जो है सोल्यूशन जरूर निकलेगा. तो जब भी आप असमंजस में हैं तो स्माइल करें. एंड ये जो है क्या करेगा, ये एंड नहीं है, ये एक व्हीकल है. ठीक है जी, ये क्या करेगा, आपको एक साधन की तरह अपने राइट डिसीजन की ओर लेके जाएगा. तो काफ़ी अच्छे से था, मुझे भी लगता है कि काफ़ी बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा अगर वो इस ऐसे को समझ गए होंगे, क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि पिछले साल हमने इन ऐसे को काफ़ी किया है. देन लास्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऐसे. जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट ऑल ऑफ एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट. कि अगर आपके पास कोई विकल्प है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी विकल्प सही होगा. तो ये जो है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऐसे आई वुड से. एंड मेरे को लग रहा है कि बहुत कम बच्चों ने इसे अटेम्प्ट किया होगा, बिकॉज डाइसी है और इसके ऊपर 1200 वर्ड लिखने विल बी प्रिटी डिफिकल्ट. एंड यहाँ पे जो है ये बात करिए एक पेसिमिस्टिक ऑर्डर का आपको ऐसे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बात कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं कि अगर आपके पास बहुत सारे विकल्प है तो जो उनमें से कोई विकल्प सही होगा, सारे के सारे गलत भी हो सकते हैं. तो अच्छा ऐसे जब हम इसे डेसिफर करेंगे, जिसके ऊपर हम थोड़े पॉइंट्स बनाएंगे, तब जो है इसको और डिटेल में देखेंगे. बट ये जो है कुछ 8 ऐसे चूज़ किए, 8 ऐसे आए थे यूपीएससी में इस बारी के. एंड मुझे लगता है कि जो पहला ऐसे था आपका सेक्शन 1 में से, सॉरी अपना चौथा ऐसे जो सेक्शन 1 में से था, एंड आपका पहला ऐसे 5th ऐसे जो है आपका सेक्शन 2 में से, वो जो है मोस्ट बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि इट वॉज वेरी वेरी ईजी टू डू. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम फटाफट से एक सेक्शनल, एक फिलोसॉफिकल ऐसे ले लेते हैं. ये 8 ऐसेस को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे डेसिफर करना है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा कि किस तरह से आपको करना है. जो अगले साल के बच्चे हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं, या जिन्होंने इस साल का अटेम्प्ट किया, तो वो भी इसको देख सकते हैं. इसको देख सकते हैं कि क्या आइडिया हो सकता था इस हिस्से का. उन्होंने अपने आइडिया लिखे होंगे. अगर आपके पास कुछ बेटर आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के ज़रूर बताना इस चीज़ को. एंड जो नए बच्चे हैं वो देखो भाई किस तरह से हम लोगों ने करना है. ठीक है जी. सो फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. सो यहाँ पे देखो क्या है, हम लोगों को जब भी मैंने आपको ऐसे बताया कि ऐसे लिखना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, 3 काम करने हैं. पहला करना है आपको क्या, पहला करना है कि आपको ऐसे को इसका फ्लो समझने की कोशिश करनी है, या इसका सेंट्रल थीम जो है उसको समझने की कोशिश करनी है. ठीक है जी. ट्राई टू गेट इनटू द सेंट्रल थीम ऑफ द एसे, कि भाई सेंट्रल थीम क्या है, क्या चीज़ ये ऐसे बात कर रहा है. एंड फॉर दैट यू नीड टू कंटिन्यूसली बार बार जो है इसको पढ़ के देखो, बार बार इसे समझने की कोशिश करो कि भाई क्या कह रहा है. फॉरेस्ट आर दी बेस्ट केस स्टडीज. ठीक है जी, केस स्टडीज हैं इकोनॉमिक एक्सीलेंस के, ये आपके कीवर्ड्स हैं, फॉरेस्ट, केस स्टडीज एंड इकोनॉमिक एक्सीलेंस. तो इकोनॉमिक एक्सीलेंस क्या है हम लोगों के लिए, ठीक है जी, किस तरह से फॉरेस्ट जो है एक केस स्टडी बन जाते हैं कि भाई फॉरेस्ट ये कर रहे हैं, तो अगर हम इसे करें तो हमें इकोनॉमिक एक्सीलेंस मिल जाएंगी, जिस एक्सीलेंस को हम लोग चाह रहे हैं. तो सेंट्रल थीम जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेंट्रल थीम बन गया आपका, फिर आपको क्या करना है, सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो आप यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे और यहाँ पे जो है जितने ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं वो आप निकालने की कोशिश करोगे. आप एक टाइपोलॉजी डेवलप करोगे कि मुझे किस तरह से अपना फ्लो डेवलप करना है. एंड फाइनली जो है आप यहाँ पे करोगे, लास्ट चीज़ जो आप करोगे लिखने से पहले, दैट इज़ आउटलाइन डेवलप करना, कि आप एक आउटलाइन डेवलप करें और उसी आउटलाइन पे आप क्या करोगे, अपने एसे को प्रेजेंट करोगे. तो ये 3 काम करने हैं. अगर आप ये काम करने के बाद मुझे पेपर दिखाना चाहते हैं तो यहीं पे वीडियो को पॉज कर दीजिए लिख के, देन जो है आप इस वीडियो को देख सकते हो. अगर आप लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और पूरा देखना चाहते हैं तो यू कैन रिज्यूम. चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है हमारे
एसए का। सो सेंट्रल आइडिया क्या है बेसिकली, जैसे मैं बताया फॉरेस्ट है, केस स्टडीज एंड इकोनॉमिक एक्सीलेंस है। सो यहाँ पे हमको सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप को पूछना है कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस हम लोगों के लिए क्या है। आज के समाज, आज की दुनिया के बारे में बात करें तो इस संदर्भ में इकोनॉमिक एक्सीलेंस जो हम लोगों के लिए क्या है, व्हाट इज दिस इकोनॉमिक एक्सीलेंस। सो हियर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइडियाज आर कैन बी यूज्ड कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस हम लोग किस चीज़ को बोलेंगे, वो एक उसमें जिसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी लेके आ सकते हैं ना। यू कैन हैव डिफरेंट थीम्स इन इट, जैसे कि सस्टेनेबिलिटी हो गया कि हम लोग सस्टेनेबिलिटी को करें कि भाई हम लोग रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन, रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ना करें, कोऑपरेशन जो है वो रखें। अलग अलग जो क्लासेस हैं हमारी इकोनॉमी में मिलते हैं, अलग अलग लोग जो अलग अलग समाज के जो वर्ग मिलते हैं हमको, उनमें हम लोग कोऑपरेशन इंक्रीज कर सकें। हम लोग जो है इसको कम से कम जो है हार्म, जो हम लोग का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम आज की बात करें तो क्या है, वो जो है इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग रहा है, तो उसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें, ये बात करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर सकते हो, हम लोग को इस तरह की इकोनॉमी बनानी है जो कि इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल प्रेशर्स को जो है झेल सके, ये बात करोगे आप। देन इस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है या इकोनॉमिक एक्सीलेंस बनानी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स इकोनॉमी बनानी है हमें जो कि बेसिकली जिसके अंदर डाइवर्सिटी हो। मीन्स डाइवर्सिटी मीन्स कि अलग अलग सेक्टर्स हो और ये सेक्टर जो है हारमोनियसली काम कर सके ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और जो सेक्टर्स आ रहे हैं तो वो एक पर ही क्या कर सके, हार्मनी में काम कर सकें। इवन इसमें ये भी बात करिए कि इकोनॉमिक एक्सीलेंस ये भी बात करता है कि भाई हर एक को उसका जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, कि हम लोग ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना सके कि हर एक को उनके जो टैलेंट के हिसाब से उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे आइडियाज़ है जो कि हम लोग इकोनॉमिक एक्सीलेंस से बात करते हैं। देखो आजकल एक बहुत बज़वर्ड चला हुआ है, दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, वो इकोनॉमी जहाँ पे हम लोग जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है हर एंगल से देखा जाए, कल्चरली, इन्वायरमेंटली, है ना, हर एंगल से देखा जाए तो वो मिनिमम जो है अपना डैमेजिंग इफेक्ट छोड़ते हो। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रीयूज़ की, रिड्यूस की, रिसाइकलिंग की। हर प्रोडक्ट सर्विस को इतना ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए ताकि मतलब एंड तक उसको यूज़ किया जाना चाहिए, और कम से कम हम लोगों को क्या बनाना है यहाँ पे, वेस्ट मटेरियल या वेस्ट हम लोगों को बनाना है। तो ये बातें सर्कुलर इकोनॉमी की यहाँ से बहुत सारी जुड़ती है इकोनॉमिक एक्सीलेंस से। सो ये सारे जो है हमारा बेसिक आइडिया है एज फार एज इकोनॉमिक एक्सीलेंस इज कंसर्न। नाउ हाउ फॉरेस्ट आर बेस्ट इन डूइंग सच एक्टिविटीज़, किस तरह से फॉरेस्ट जो है ये एक्टिविटीज़ करती हैं और कैसे हम लोग इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे इकोनॉमी में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग फॉरेस्ट में देखेंगे क्या क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो किस प्रकार से हो रही हैं, और हो रही हैं तो उसको हम लोग किस तरह से इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी पैराग्राफी में बनाएंगे। ओके, देन लास्ट इज कि क्या हम लोग इसे, क्या ये कोई नई चीज़ है, आंसर इज नो। हम लोग पहले भी तो करते आए हैं। जैसे अगर बात करें स्पेशली ओरिएंटल कल्चर्स की, कल्चर्स लाइक साउथ एशियन कल्चर्स की या साउथ ईस्ट एशियन कल्चर्स की, इवन ईस्ट एशियन कल्चर्स की हम बात करें तो वहाँ पे जो है नेचर के साथ हार्मनी में रह के जो है काम करने की बात की गई है ना। तो ऐसा नहीं है, हम लोग अगर अपने पुराने एंशिएंट टाइम्स में जाए तो वहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट के साथ ही रहते थे, और इवन जो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग लोग थे वो तो क्या था, फॉरेस्ट की ही इकोसिस्टम को रेप्लिकेट करते थे अपने अर्थव्यवस्था में। तो क्या हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, आंसर इज नो। हम लोग जैसे उसको रीडिस्कवर कर रहे हैं या रीडिस्कवर करना चाह रहे हैं, और क्यों करना चाह रहे हैं इसके बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली सेंट्रल थीम हो गया, या हमारा फ्लो हो गया एस्से का। इस तरह से हम लोग इसे फ्लो करेंगे और हम लोग जो है फटाफट से फिर देख लेते हैं कि एस्से में क्या होगा। ठीक है जी, मैं आपको ब्रॉड पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसी के ऊपर जो अपना एस्से है बिल्ड कर सकते हैं। नाउ एज फार एज इंट्रोडक्शन इज कंसर्न, नाउ यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि नॉन कन्वेंशनल एस्से है। तो यहाँ पे आपके पास कोड, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपके पास कोड का टाइम होगा या आपके पास कोड का इतना आइडिया लगेगा कि मैं फॉरेस्ट के ऊपर क्या कोड लिख सकता हूँ। ठीक है जी, सो कोड वाला स्ट्रैटेजी पे नहीं जाएंगे हम लोग। 3 स्ट्रैटेजी बात करता हूँ, जैसे मैं कि रीसेंट एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करो, कोट एनेक्डोट के साथ स्टार्ट करो, टॉपिक के साथ डिफाइन करो, या स्टोरी के साथ आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो कोई अगर आपको पंचतंत्रा की स्टोरी पता है जहाँ पे फॉरेस्ट के ऊपर बात की गई हो तो वो आप लिख सकते हो, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और आम कैंडिडेट जो है पंचतंत्रा के ऊपर इतना नहीं जाएगा कि फॉरेस्ट की उसकी इस तरह की स्टोरीज पता हो। सो स्टोरी वाला एस्पेक्ट में यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, कोट वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। मैं कहीं से ढूंढ के आप ये लेके ज़रूर आ सकता हूँ, बट देन दैट वुड बी रियल टाइम सिनारियो में ये सब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सो आई वुड स्टिक टू
आइदर टू स्ट्रैटेजीज पे मैं रह सकता हूँ, या तो मैं उसे रिसेंटली डिफाइन करूँ किसी चीज़ से, या मैं जो है सीधा डिफाइन करके एग्जांपल दूँ यहाँ पे, या मैं उसे डिफाइन करके स्टार्ट करूँ। तो मेरे हिसाब से जो है रिसेंट एग्जांपल दे के जो है इस तरह स्टार्ट करूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप इसको जो है दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हो। पहला, यू कैन स्टार्ट विद आइदर इकोनॉमी वाले पोर्शन स्टार्ट कर सकते हो कि भाई देखो पूरे वर्ल्ड में जो है सर्कुलर इकोनॉमी का बज़वर्ड चला हुआ है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज़ कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्शन, या मिनिमाइज़ कर रहे हैं वेस्ट, या मिनिमाइज़ करना चाहते हैं इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड अदर एरियाज़। तो ये जो है हम लोग तब कर सकते हैं अगर हम लोग फॉरेस्ट की तरह ही उसकी इकोसिस्टम को ही रेप्लिकेट करें। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो, ठीक है जी। या उल्टी साइड से भी चल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर आप फॉरेस्ट को थोड़ा सा स्टडी करें तो हमें क्या पता चलता है कि ये एक लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने इस तरह से इवॉल्व कर लिया है ताकि एक सर्कुलर जो है सिस्टम बन सके, एक इस तरह का सिस्टम बन सके जहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हर चीज़ जो है क्या है एक फ्लो में है और हर चीज़ यूज़ हो जा रही है, ठीक है जी। सस्टेनेबिलिटी का ऑप्टिमम एग्जाम्पल जो है बन के निकले हैं। तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो कि अगर हम इसको अपने इकोनॉमी में रेप्लिकेट करें तो हम लोग बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं उसको हम लोग जो है ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद सर्कुलर इकोनॉमी और एक्सप्लेनिंग इट, और यू कैन स्टार्ट विद फॉरेस्ट एज एन इकोसिस्टम, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ आई वुड स्टार्ट दिस पर्टिकुलर एसे, एंड एक बहुत ही बढ़िया पैरा आप यहाँ पे निकाल पाओगे। उसके बाद यहाँ पे देखो पेस्टल टेक्निक जो है वो कॉमन एसेस पे तो चल रही है, बट इस एसे में पेस्टल टेक्निक आप लोग बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। सो यहाँ पे मैं इसको नहीं लगा पाया हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपनी बॉडी में, ठीक है, अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अपनी बॉडी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई वुड यूज़ दिस पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग इट कि भाई हमारे इकोनॉमिक एक्सीलेंस के गोल्स क्या हैं और फॉरेस्ट के पास ऐसे किस तरह के ट्रेट हैं जो इस एक्सीलेंस को जो है लेके आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉरेस्ट ट्रेट लूँगा एंड उनका जो है इकोनॉमिक रेप्लिकेशन देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमी से रेप्लिकेट किया जा सकता है, ठीक है जी। जैसे कि फॉरेस्ट ट्रेट क्या है आपका, फॉरेस्ट ट्रेट जो है हम लोग का है दैट इज़ कि जो न्यूट्रिएंट फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, एक कंप्लीट सर्कल में होता है, ठीक है जी। कंटिन्यूसली हम लोग न्यूट्रिएंट फ्लो का सर्कल देखते हैं, एनर्जी फ्लो का सर्कल देखते हैं। और अगर हम लोग बात करें एक आइडियल फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो जो न्यूट्रिएंट्स है और जो एनर्जी है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट करते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि सारे जो भी यहाँ पे जीव एसोसिएटेड हैं वो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी को जो है यूज़ करते हैं एफिशिएंट वे में, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है क्या बात करेंगे, आज की सर्कुलर इकोनॉमी में बात करेंगे किस तरह से हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी लाके ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अलग अलग जो है आपके सेक्टर्स हैं, अलग अलग जो है आपके एरियाज और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि क्या करें, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, दूसरी इंडस्ट्री तीसरी इंडस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। जैसे कि हम लोग पेपर इंडस्ट्री है, आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है जी, या प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्री है, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंडस्ट्री है, तो वो किस से ई वेस्ट हैंडलिंग के लिए जो है दूसरी इंडस्ट्री को ऐसे हेल्प कर सकती है, या कैसे एक प्रोडक्ट जब दूसरी जगह जाएगा तो हम किस तरह से उसको जो है रीयूज़ कर सकते हैं, उसको जो है दोबारा आप क्या कर सकते हो, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सो दैट इकोनॉमी में हार्म ना हो। तो इस तरह की बातें आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आना। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट में ट्रेड क्या है भाई, कि जो भी इकोसिस्टम है वो सिर्फ इकोसिस्टम आप उस कम्युनिटी के लिए नहीं देख रहे हो, ये इकोसिस्टम क्या होता है, ये इकोसिस्टम और भी ज़्यादा जो जीव हैं, जो आगे फ्यूचर जनरेशन में आने वाले जीव हैं, उनके लिए भी जो है क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि वो यहाँ पे आके क्या कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है जी। जैसे अगर हम बात करें तो कि घास है, घास बेसिकली क्या करते हैं, घास जो है मिट्टी बनाती है और मिट्टी में जो है और जीव पनपते हैं और जो है वनस्पति जीवन पनपता है। सो एक सस्टेनेबिलिटी का चक्र जो है चला हुआ है, हम लोग इसे सीरियल सक्सेशन बोलते हैं बेसिकली फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग बेसिकली सक्सेशन देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक जनरेशन दूसरी जनरेशन आती है और एक पिछली जनरेशन जो है अगली जनरेशन को हार्म नहीं कर रही है, उसको जो है सक्सी, या वो बेसिकली क्या है, उसको एक आप कंडीशन प्रोवाइड करके दे रही है कि वो सक्सीड कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी वही बात करता है, हम लोग इकोनॉमिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यही बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग इस तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाना है जो कि ना सिर्फ आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफिल कर सके बट फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी हार्म ना करे। तो इस तरह से हम लोग जो है इकोनॉमी में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इज इनोवेशन एंड नीश बिल्डिंग। अब देखो आज के इकोनॉमिक्स एक्सीलेंस में हम लोग क्या है, हम लोगों को जो है इस तरह के लोग चाहिए, इस तरह की इंडस्ट्रीज कंपनी चाहिए जो कि इनोवेट कर सकें, नीश बिल्ड कर सकें और वर्ल्ड लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स
आइटम्स हैं या जो भी जो हम लोगों को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड कर सके इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है। सो इनोवेशन एंड नीश बिल्डिंग, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, नीश बिल्डिंग होती है, जो कि जानवर जो है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं और अपना नीश डेवलप करते हैं, और जब उनका नीश डेवलप होता है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कुछ जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यही चीज़ आपको जो है इकोनॉमी में लिखने की, कुछ लोग या कुछ इस तरह के व्यक्ति या इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे, लोगों की डिमांड के हिसाब से जो है आनी चाहिए इंडस्ट्रीज़ या लोग आने चाहिए, एंड वो क्या करें अपनी इनोवेशन के थ्रू क्या करें वहाँ पे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इस तरह से बातें कर सकते हो, स्पेस एक्स की बात कर सकते हो, इसरो की बात कर सकते हो, देयर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जिसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं कि नीश बिल्डिंग इन इनोवेशन कैसे लेके आ रहे हैं। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ट्रेट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट मीन्स जैविक विविधता। जीव जो है एक फॉरेस्ट एक मेच्योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको बहुत सारे जीव देखने को मिलेंगे, जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे, और ये जीव जंतु एक दूसरे से डाइवर्स नहीं है, ये जीव जंतु क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग फूड वेब के बारे में बात करते हैं, हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत देखने मिलती है। इसी तरह से इकोनॉमिक एक्सीलेंस ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग, हर समुदाय के लोग, हर आप कह सकते हो क्लास के लोग जो हैं वो आगे क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे सके और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सके। तो ये हमारा जो है इकोनॉमिक एक्सीलेंस की बात हो रही है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, ठीक है, सिम्बियोसिस हम लोग देखने को मिलते हैं कि कंटिन्यूसली एक जानवर क्या है दूसरे जानवर को जो है क्या करता है, उसको जो है कोऑपरेट करता है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखते हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। आप इसको हम लोग इकोनॉमी में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन को, जैसे कि वर्कर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जा सकती है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा मोल्ड करके लिखना है, ठीक है। रेजिलिएंट फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स, आप देखो क्या होता है, मोस्टली जो एक स्टेबल फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उस पर अगर कोई जो है नेचुरल डिजास्टर आ भी जाए तो क्या होता है, बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाता है या जो है उसको ज़्यादा हार्म नहीं कर पाता। तो सेम चीज़ एक इकोनॉमी भी जो है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्सीलेंट इकोनॉमी वो होनी चाहिए जो कि अपने इंटरनल प्रेशर विद इन दी जो भी प्रेशर्स हैं उसको भी हैंडल कर सके और एक्सटर्नल प्रेशर्स को भी हैंडल कर सके। फॉर इंस्टेंस एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कोई इन्वेजिव स्पीसी आती है, ठीक है जी, तो उससे कुछ स्पीशीज़ को हार्म ज़रूर है, बट ओवरऑल जो है क्या है, फॉरेस्ट जो है वो अपने आप एक सस्टेनेबल जो है आप कह सकते हो कि एक सस्टेनेबिलिटी बनाने की कोशिश करता है। सिमिलर चीज़ यहाँ पे कोई नई मार्केट आती या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो डिसरप्शंस क्रिएट करती है, ठीक है जी, वो इंडस्ट्री में जो है हलचल लेके आती है। तो इसको भी हम लोग कैसे इन प्रेशर्स को भी हैंडल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर ताकत होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हम लोगों का फॉरेस्ट ट्रेड है, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अब आप देखते हो एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ये जो है वेल्थ है फॉरेस्ट की, है ना, और आप देखते हो कंटिन्यूसली इवन छोटे छोटे घास की बात करें या बड़े से बड़े जो प्रेडेटर्स हैं उनकी बात करें, इनमें जो है न्यूट्रिएंट और एनर्जी का जो है फ्लो हो रहा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। सिमिलरली वेल्थ का फ्लो जो है वो होना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ बात कर सकते हैं कि जो नॉन कंसंट्रेशन, ठीक है, हम लोग फॉरेस्ट में तो क्या देखते हैं कि सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल्स में हम लोग एनर्जी का कंसंट्रेशन या न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन देख रहे हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डाइवर्स भी हो सकते हैं फॉरेस्ट के ट्रेड से। हम लोग ने कि फॉरेस्ट केस स्टडीज़ हैं, गलत भी तो हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर गलत क्या हो रहा है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स एनर्जी जो है वो क्या है, वो टॉप प्रेडेटर्स में बहुत ज़्यादा है, नीचे में जो है बहुत कम है। तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि नॉन कंसंट्रेशन, ठीक है जी, हम लोग चाहेंगे कि भाई जो फॉरेस्ट में कंसंट्रेशन हो रहा है यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन ना हो, ठीक है। तो इस तरह के बड़े सारे एस्पेक्ट्स आप कवर कर सकते हो। मैंने कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे लिए हैं, इस तरह के बड़े सारे एस्पेक्ट, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे लोगे आप, सो दैट आप जो है इस एस्से को एक वाइड स्पेक्ट्रम में, वाइड डायमेंशन में लिखने की कोशिश करो, ठीक है जी। सो आई होप आपको पता चला। देन लास्ट की तरफ आते आते मैं क्या करूँगा, ये हर एक में जो है आप अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हो, हर एक जो है अपने आप में एक पैराग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है। देन लास्ट में हम लोग ये लिख सकते हैं कि क्या ये चीज़ नहीं है, क्या हम लोग फॉरेस्ट से इस तरह की चीज़ें पहली बार ले रहे हैं। आंसर इज़ नो, कि ओरिएंटल कल्चर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, हम लोग जो है हमेशा हार्मनी के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। हम लोग जो हैं जो आपके आदिवासी जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, चलो सोशियोलॉजिकली इट्स नॉट अ लाइक ओके वर्ड टू यूज़, बट फॉरेस्ट ड्वेलर्स है ना, सो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं दे हैव ऑलवेज बिन इन हार्मनी विद नेचर, दे हैव नोन दी वेज ऑफ द फॉरेस्ट, एंड इन्होंने कंटिन्यूसली क्या किया है, इस फॉरेस्ट की वेज को अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। हम लोग भी क्या है, हम लोग नेचर के साथ जो है एसोसिएटेड होकर इनके साथ, इसके साथ रहना जो है सीख के या इसके साथ रहते हुए आ रहे हैं। बट ये जो वेस्टर्न वे ऑफ डेवलपमेंट है, इसने क्या किया है, कहीं ना कहीं हमें डिवोर्स कर दिया है नेचर से, कहीं ना कहीं हमें अपने जो है मतलब
एंटी नेचर बना दिया है, तो आप इसको बोल सकते हो कि हमें इसे रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है। और रीडिस्कवर हमें क्यों करना है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंटल मॉडल, जो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल हम लोग लेके आए हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, राइजिंग इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है जी, लेबर अनरेस्ट हम लोग देखते हैं, या फिर आप बेसिकली इस तरह की क्लास कन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्या है, दे आर दिस मॉडर्न जो आपका डेवलपमेंट सिस्टम या पोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल सिस्टम है, यहाँ से निकल के आई हैं, विच वी कैन एलिमिनेट ऑल टुगेदर। अगर हम क्या करें, अगर हम लोग दोबारा अपने फॉरेस्ट के साथ या नेचर के साथ हार्मनी में जो है रहने की कोशिश करें एंड उसको रीडिस्कवर करें, ठीक है जी। सो इस तरह से आप जो है अपने कंक्लूडिंग या आपका लेटर स्टेज ऑफ द पैराग्राफ्स आप इस तरह से लिख सकते हो। एंड देन फाइनली इज कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है 3 टाइप से, जैसे मैंने आपको बोला है, 2 टाइप से हमेशा बोला है कि इधर आप समराइज कर सकते हो ऊपर के आर्ग्यूमेंट्स को, या साइक्लिकल रिटर्न पे जा सकते हो। बट साइक्लिकल रिटर्न आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई स्टोरी ऊपर नहीं है, या ऐसी कोई हम लोगों ने कोट यूज़ नहीं करा जिसको हम लोग यूज़ कर सकें। बट आप समराइज़ यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जो है जो लिख दिया काफ़ी अच्छा लिख लिया हम लोगों ने। समराइज़ में यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यू कैन ऑलवेज समराइज़ कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं, अगर हम फॉरेस्ट के साथ दोबारा अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं नेचर के साथ रहने के लिए, तो हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा पा सकते हैं। और क्या पता कि हम लोग बेटर एफिशिएंसी क्रिएट कर पाएँ, बेटर इनोवेटिव सिस्टम्स क्रिएट कर पाएँ, और जो ह्यूमैनिटी है उसको एक बेटर पाथ की ओर लीड कर सकें। तो इस तरह से आप कुछ जो है समराइज़ कर सकते हो। अगर आपके पास बेटर कंक्लूजन है, आप डेफिनेटली यू कैन गो एंड राइट दोज कंक्लूजन डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड देम आउट एंड दैट विल बी वेरी गुड। अगर आप ऐसे को लिख के दिखाना चाहते हैं, तो जैसे आपके पास नंबर फ्लैश हो ही रहा है, तो आप यहाँ पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। सो दैट वाज इट, दैट वाज द फर्स्ट एसे दैट वी गॉट फ्रॉम यूपीएससी, ठीक है जी। एंड वेरी ब्यूटीफुल एसे, 2 बहुत कम लोगों ने चूज़ किया, बट वेरी गुड एसे। एंड इसी तरह से जो है वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एंड वी आर गोइंग टू गेट विद दी ऑल एसेज, जो भी 8 एसेज आ रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड वी विल कम बैक टू यू पीपल, एंड इफ़ यू लाइक दिस explanation, please like, share and subscribe this particular video, and I'll get back to you. Thank you very much and all the very best. Bye bye.